नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा। और कैसे हैं आप? आज जो है हम एक बात करते हैं एक स्टोरी की कि पहले होता क्या था। जब मेले लगते थे तो मेले में जाने से पहले जैसे ये डिसाइड होता था कि भाई 20 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा या जो है 30 तारीख से मेला शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या करते थे, उससे पहले ही बच्चे जो है पैसे इकट्ठा करने शुरू कर देते थे। वो जो है अपनी किसी तरह से जो गुल्लक वगैरह में डालते हैं या वो दूसरे तरीके से वो अपना मंथली या वीकली जो है पैसा इकट्ठा करते थे। तो स्टार्टिंग में किसी के पास जो है 5 रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है। फिर वो क्या करता था, 5 रुपए 2 रुपए जो है उसने अपने पापा से और ले लिए। फिर उसके पास 7 रुपए हो गए भाई। फिर 2 रुपए दादा से ले लिए, 7 और 2 ये हो गए भाई 9। फिर 2 रुपए जो है दादी से ले लिए, ये हो गए 11। फिर 2 रुपए जो है मम्मी से ले लिए, ये हो गए 13। तो इस तरह से जो है रुपये इकट्ठे कर लेते थे। तो एक एक हमारा एक पैटर्न बनता है, इसमें एक पैटर्न बन रहा है। जैसे किसी के पास 10 बॉल हैं तो उसने उस एक बैग में 10 बॉल हैं, उस बैग में 3 बॉल और डाल दी, वो 13 बॉल होगी। उसमें 3 बॉल और डाल दी, फिर वो 16 होगी। फिर उसमें 3 और डाल दी, 19 होगी। तो इस तरह से ये भी एक हमारा क्या बनता है, पैटर्न बनता है। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न की हम आज बात करेंगे। और हमारा जो चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में समानांतर श्रेणी। एक समानांतर श्रेणी की बात करेंगे हम। जब कुछ नंबर्स हमारे पास हैं और वो इस तरह से अरेंज हैं कि उसमें लगातार जो है एक सेम नंबर से वो सीरीज बढ़ती जा रही है। जैसे 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। या ये हो सकता है 50 रुपए थे, 10 रुपए खर्च कर लिए 40 रह गए, फिर 10 खर्च कर लिए 30 रह गए, फिर 10 खर्च किए 20 रहते हैं, फिर 10 खर्च किए 10 रहते हैं। तो ऐसे एक जो है हमारा, जरूरी नहीं है कि हमारा जो पैटर्न है वो बढ़ता ही जाए, वो कम भी हो सकता है। तो इस तरह से कोई श्रेणी हमारी लगातार, कोई प्रोग्रेशन जो है श्रेणी लगातार जो है किसी सेम डिजिट से वो बढ़ती है या सेम डिजिट से वो घटती है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी। और उसी समानांतर श्रेणी की आज हम बात करेंगे। क्लास 10th का 5th चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का। तो 5th चैप्टर हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास ये एक समानांतर श्रेणी है। अब समानांतर श्रेणी जो है, जैसे इस श्रेणी में तो 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 पद हैं। इंग्लिश में इसमें 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स। इस श्रेणी में 1 2 3 4 और ऐसे डैश डैश लगा दिया, तो इसका मतलब ये बढ़ती जा रही है। 19 19 के बाद क्या आएगा, 22 25 28, कितने तक लिखे हम, लिखते ही जाएं तो ये खत्म नहीं होती। तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। शॉर्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। तो ये हमारी जो है ये इनफाइनाइट है, यानी कि इसको काउंट करना जो है ये पॉसिबल नहीं है कि इसमें कितने हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म है, 100 टर्म है या 1000 टर्म है, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है। तो अब बात आती है कि भाई समानांतर श्रेणी की जरूरत क्या पड़ती है। तो समानांतर श्रेणी की जरूरत हमें ऐसे पड़ती है, जैसे ये एक समानांतर श्रेणी है तो इसमें लिखते जाएं। और ये हमारा कौन सा टर्म है इसका, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब कोई ये कह दे कि इसका 50वीं टर्म क्या होगी इस श्रेणी की, ऐसे एक लगातार बढ़ रहा है, तो 50वीं टर्म क्या आएगी,
50 तक हम लिखें, वही 50 तक भी चलो हमने किसी तरह से लिख लिया। अब कोई कह दे कि इसकी 1000वीं टर्म क्या होगी, 100th टर्म, 1000th टर्म, 1000 तक हम इसको 1000 डिजिट टर्म्स तक हम इसको लिखें। और फिर वहां तक भी अगर किसी तरीके से किसी ने लिख भी लिया, मान लिया एक कॉपी में, 2 कॉपी में, फिर ये कह दे कि इसकी 5 लाख 5 लाखवीं टर्म क्या होगी, वही 5 लाखवां पद, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो इसकी कौन सी टर्म कितनी होगी वो चीजें निकालने के लिए हमें इस समानांतर श्रेणी का कुछ नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि हम जो है इसको सोल्व करके वो निकाल सके। तो समानांतर श्रेणी में हम बात कर लेते हैं। समानांतर श्रेणी में जो सबसे पहली टर्म है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली टर्म है, उसको हम बोलते हैं ए। ए जो होता है वो होता है पहला पद, हिंदी में फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, उसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म 5, इसमें फर्स्ट टर्म 10, इसमें फर्स्ट टर्म 50, यानी कि पहली टर्म हमारी कुछ ना कुछ फिक्स होती है, हर सम में वो कुछ भी अलग भी हो सकती है। उसके बाद आता है कि ये श्रेणी जिस नंबर से ये बढ़ती जा रही है, तो जिस डिफरेंस से ये बढ़ती है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डी। डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में बात करें तो सारो अंतर, कि भाई इसमें इतने इतने का अंतर है। जैसे पहले पार्ट में मैं बात करूं तो डी जो है वो हमारा कितना है, 7 में से 5 मैंने माइनस किया, वो आ गया 2, ये हमारा डी। दूसरी में बात करूं तो डी जो है वो हमारा दूसरे में है 16 में से मैंने माइनस कर दिया 13, तो यहाँ पे जो डी आया वो कितना है, 3 है। तीसरे पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है दूसरी टर्म थी 40 और उसमें से माइनस कर दिया पहली टर्म को, तो यहाँ पे है -10। तो ये हमारा क्या होता है, सारो अंतर। ये जो एपी की जो टर्म्स हैं इनको हम ऐसे समझ सकते हैं भाई कि पहली टर्म जो है वो ए है, फिर उससे अगली टर्म a प्लस डी, फिर उससे अगली a प्लस 2d, इस तरह से ये जो है बढ़ता जाएगा। इस तरह से इसको हम ये समझ सकते हैं 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यानी कि जो a था, जो हमारा पहली पद थी, पहला पद था, फर्स्ट टर्म जो थी, वो तो ऐसे के ऐसे है, और उसमें जो d है वो बढ़ता जा रहा है। पहले में एक बार हमने d जोड़ दिया, फिर a प्लस डी जितना आया, फिर इसमें हमने d जोड़ दिया तो a प्लस 2d हो गया। अब ये a प्लस 2d जितना है, इसमें फिर से हमने d ऐड कर दिया तो a प्लस 3d, यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको t1 अगर मैं लिखूं तो ये a है, पहला पद, हिंदी में पहला पद, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म t1। t2 का मतलब है दूसरा पद, तो दूसरा पद हमारा क्या है, a प्लस डी, यानी कि a में कुछ जुड़ा हुआ है। t3 का मतलब होगा तीसरा पद, a प्लस 2d, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। t4 का मतलब होगा a प्लस 3d, t5 का मतलब होगा a प्लस 4d। तो यहाँ पे एक चीज और आती है भाई, अगर हम ध्यान से देखें, पहली टर्म t1 जो है a, दूसरी टर्म t2 जिसको हम बोल रहे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, यानी कि जोन सा पद हम निकाल रहे हैं उसमें d की वैल्यू एक कम है। जैसे पांचवा पद है, पांचवी टर्म है, तो हमारे पास क्या है, a प्लस 4d। चौथी टर्म है तो a प्लस 3d,
दूसरी टर्म है तो a प्लस डी। इसी तरह से अगर 50वें टर्म जो है पूछेगा तो हम बताएंगे a प्लस 49 डी, क्योंकि ये जो पैटर्न हमारा बनता है ये फर्स्ट टर्म जो होती है उसमें डी होता ही नहीं। फर्स्ट टर्म में तो सिर्फ फर्स्ट टर्म को तो ए को जो है फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं, फिर उसमें डी जुड़ता गया तो वो जो है बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास कोई नंबर था 25 और उसमें डी जो है वो 5 है, तो 5 जोड़ते जाइए, 25 और 5, दूसरी टर्म हो जाएगी 25 जमा 5, तीसरी टर्म हो जाएगी, फिर इसमें 5 और जोड़ दीजिए 2d, डी को हमने 2 बार जोड़ दिया, फिर 25 में 3 बार 5 को जोड़ दीजिए, फिर 25 में 4 बार 5 को जोड़ दीजिए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 25 जमा 5 एक बार है, 25 जमा 5 जो है वो कितनी बार है, 2 बार है, 25 जमा 5 कितनी बार है, 3 बार है, और 25 जमा 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो ये a प्लस डी हो गया, ये a प्लस 2d। देखो a हमारा 25 है, इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है, a तो हमारा एज इट इज है। अब ये बढ़ता क्या जा रहा है, ये 5 2 बार हो गया तो 2d हो गया, ये 5 3 बार है तो 3d हो गया, यानी कि 5 हमारा d जो है वो एज इट इज है, सिर्फ वो कितनी बार आया है वो हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एपी हमारी है ये है 25 30 35 40 45 एंड सो ऑन, इस तरह से ये बढ़ती जा रही है। तो ये आपने याद रखना है, ये पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो कौन सी भी टर्म वो पूछता है तो वो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये पूछ ली भाई 120वीं टर्म बताओ इसकी, तो 120वीं टर्म हम क्या कहेंगे, a प्लस 119d। 120वीं टर्म क्या होगी, a प्लस 119d। तो यहां से ये जो पैटर्न बनता है, इस पैटर्न से हम इसकी nth टर्म निकाल सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला बनेगा nth टर्म। जैसे 120वीं टर्म मैंने 119d किया, तो ऐसे ही nth टर्म यानी कि nवां पद, nth टर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, nवां पद। तो nवां पद क्या होगा भाई, ये होगा a प्लस, इसमें से एक कम करते जा रहे हैं, 120 था तो 119d लिखा है, तो nवां पद क्या होगा, इसमें से एक हम कम कर देंगे, tn जो है वो हमारा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा होगा इसका nवां पद। इसको हम a से भी डिनोट करते हैं, an भी लिख सकते हैं इसको, an का भी यही मतलब है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ये जो हमारा पहला पद था वो हमारा a है, दूसरा पद a के नीचे 2 लिख दिया मैंने, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये दूसरा पद, दूसरे पद की बात करता है। तो ये a प्लस डी है दूसरा पद, ये दूसरा पद था। तीसरा पद हमारा क्या है, a प्लस 2d। चौथा पद क्या है, a प्लस 3d। तो ऐसे ही बढ़ते गए, ऐसे बढ़ते गए। 20वां पद क्या आएगा, a प्लस 19d। और nवां पद क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है an का। an यानी कि कोई भी समानांतर श्रेणी है उसका nवां पद अगर निकालना है तो फॉर्मूला हमारा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी एपी का, किसी भी समानांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, 50वां, 100वां, 1000वां, लाखवां, 20 लाखवां। सिर्फ हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए। किसी एपी का कोई भी पद हमने निकालना है तो 2 चीजों का हमें पता होना चाहिए। एक तो हमें पता होना चाहिए कि a यानी कि पहला पद, क्या पता होना चाहिए हमें, a का पता हो यानी कि फर्स्ट टर्म का पता हो, और दूसरा हमें d का पता हो। d का मतलब सार्वंतर, इंग्लिश में फर्स्ट टर्म का हमें पता हो, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। 2 चीजों का अगर हमें पता है तो एक एपी का हम
कोई भी पद हम निकाल सकते हैं। तो ये तो एपी का कोई पद निकालना था, तो उसके लिए है। अब कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि ये जो हम सम कर रहे हैं ये एक एपी है या नहीं है। हमें ये तो पता लग गया कि एपी में भाई ये चीज होती है, लेकिन ये नहीं पता एपी है क्या भाई, इसमें कौन सी जो है क्या क्या चीजें हम देखें कि एपी बने। तो ये हो सकता है, जैसे ये दे दिया 30, 40, 50, 60, 70, ये दे दिया। दूसरा दे दिया 32, 33, 35, 38, 39, 40। तीसरा दे दिया 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19। चौथा दे दिया 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये दे दिया। अब ये कुछ हमारे पार्ट दिए हैं, ये कहता है कि ये बताइए कि इनमें से भाई कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है, कौन सी समानांतर श्रेणी है और कौन सी समानांतर श्रेणी नहीं। तो समानांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें पता है कि समानांतर श्रेणी क्या होती है, जिसमें पद एक नंबर हम लें और उसके अनुसार वो बढ़ते जाएं या घटते जाएं, तो वो समानांतर श्रेणी है। अब वो जो अंतर है जिसको हम डी कह रहे हैं, डी का मतलब सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स में अगर इक्वल है, अगर ये अंतर जो है ये अगर इक्वल है तो वो समानांतर श्रेणी है, नहीं तो वो श्रेणी नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम दो दो टर्म लेंगे, पहली दो ली, फिर अगली दो ली, फिर अगली दो लेंगे, फिर अगली दो लेंगे, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो सबसे पहले इस टाइप के ये चेक करने के लिए कि समानांतर श्रेणी है या नहीं है, हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे D1, हम निकालेंगे D2, हम निकालेंगे D3। ये D1, D2 और D3 क्या है? D1 का मतलब होगा पहली दो टर्म का अंतर, पहले दो पदों का अंतर, और ये हमारा होगा दूसरे में से हमने पहला घटाना है, दूसरे पद में से पहला, यानी कि जो हमारी बाद में टर्म आएगी उससे हमने पहले वाली को घटाना है। तो बाद में हमारी यहाँ पे 40 है और यहाँ पे हमारी कितनी है 30, तो ये आ गया 10। फिर D2 का मतलब होगा तीसरे में से दूसरा घटाएंगे हम, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा और ये दूसरा, तो घटाओगे 50 में से 40 घटाया तो ये भी 10 आ गया। D3 का मतलब होगा ये हमारे पास है चौथी टर्म में से हम तीसरी हम घटाएंगे, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यानी कि 60, और इसमें से तीसरी घटाएं 50, अगर घटाएं तो ये भी 10 आए। तो यहाँ पे देखते हैं हम तीनों में जो है D वो समान आया, ये D1, D2, D3 और अगर चौथी टर्म है तो D4, वो सभी जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ यह एक समानांतर श्रेणी है। और अगर ये अंतर समान नहीं आता तो हम कह देंगे कि यह समानांतर श्रेणी नहीं। जैसे दूसरा सम देखते हैं, इसमें D1 निकाला मैंने, दूसरी में से पहली घटा दी, 1 आ गया। फिर D2 निकाला, D2 इन दोनों का, तो तीसरी में से हमने दूसरी घटाई तो यहाँ पे 2 आया। अब यहाँ पे ही हमारा इक्वल नहीं है मैटर, D1 और D2 जो है वो बराबर नहीं है, D1 1 आया, D2 2 आया, तो इसका मतलब ये दूसरा जो पार्ट है वो समानांतर श्रेणी नहीं। तीसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं, इसमें भी हमने D1 निकालना है, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 5 - 3 यह आ गया 2, D2, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, ये भी 2 आ गया। फिर D3 निकालेंगे, तीसरे में से चौथे में से तीसरा, 11 में से 7,
ये 4 आ गया। ये दोनों तो बराबर थे लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे D1 बराबर है D2 बराबर नहीं है D3 के, इसलिए नो इट इज नॉट एन एपी, यह एक समानांतर श्रेणी नहीं। तो समानांतर श्रेणी है या नहीं है वो हम यहाँ पे ऐसे उसकी हमने जांच करनी है। दूसरी चीज हमने समानांतर श्रेणी का तो पता लगा लिया। अब कुछ सवाल हमारे एक्सरसाइज में किस तरह के होंगे, वो इस तरह के होंगे कि ए दे दिया और डी दे दिया और ये कहेगा कि इसके 5 पद लिखो या इसके 10 पद लिखो। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए पहला पद तो ए ही होता है, ये 5 हो गया। दूसरा पद होता है ए जमा डी, ए में डी जोड़ दो, 5 जमा 3 यानी कि 8। तीसरा पद होता है या तो दूसरा जो पद आया है उसमें डी जोड़ दीजिए, 8 और जमा 3 यानी कि 11। या हम क्या कर सकते हैं, तीसरा पद जो निकालने का तरीका है ए जमा 2d, ए की जगह 5 और डी की जगह 3, तो ये हो गया 5 जमा 2 गुना 3 11। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। फिर चौथी टर्म निकालिए भाई, चौथी टर्म क्या होगी, तीसरी टर्म जो आई है उसमें डी जोड़ दीजिए, 11 जमा डी कितना है 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और चौथी टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई, ए जमा 3d, चौथी टर्म क्या होगी ए जमा 3d। अब ए कितना था 5 और डी कितना है 3, तो ये होगा 5 जमा 3 गुना 3, ये होगा 9, 9 और 5 14। चौथी टर्म जो है यहाँ भी 14 आई है, चौथी टर्म यहाँ भी 14 आई है। तो किसी भी तरीके से हम उसकी टर्म से निकाल सकते हैं, या हम सीधा भी निकाल सकते थे भाई, हम लिखे 5। अब ये 3 हमारा डिफरेंस है, 3 3 बढ़ती जाएगी सीरीज, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 और 3 17, 17 और 3 20, ये हम लिखते जाएं तो ये भी हमारी एपी बन गई। अब बात आती है, ये तो था हमारा इनका सम निकालना है, इनका जो है हम ये टर्म्स हमने निकालनी थी। अब आती है इन एपी की टर्म्स का जोड़ निकालना, सम निकालना। तो उसकी और बात कर लेते हैं, सम ऑफ एपीज।